एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, अच्छी बात है। चलिए, बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए। हम बात करने रहे हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के तहत ये लास्ट लेक्चर है और हमने अपने मौलिक अधिकार, जो हमें 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त हैं। मूल संविधान में कितने थे? 7 अधिकार थे मूल संविधान में। संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी से। अब कितने हैं वर्तमान समय में? 6। हम मूल अधिकार, हमने अपने 6 मूल अधिकार पढ़ लिए, उनका संवैधानिक उपचार भी पढ़ लिया अनुच्छेद 32 के तहत। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में। इन तीनों आर्टिकल में किस से संबंधित बातें हैं, क्या क्या बातें हैं। ये वह आर्टिकल हैं जिसके तहत हमारे जो सशस्त्र बल हैं, आईबी, रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इस तरीके की जो भी संस्थाएं हैं, उनसे संबंधित कुछ कानून, कुछ विधियां बताई गई हैं तथा साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि संसद कानून किस तरीके से बनाएगी, किस हिस्से के लिए। ये जो आपने देखा अस्पृश्यता का अंत, तो उसके लिए कौन कानून बनाएगा अगर दंड का प्रावधान है अस्पृश्यता पर। तो ये बातें हम देखेंगे इस आर्टिकल के तहत। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, यानी कि यहाँ पर आप ज़्यादातर बार देखेंगे कि संसद को शक्ति दी गई है। यहाँ पर जो बल हैं, सशस्त्र बल, हमारे सीआरपीएफ वगैरह, आप जो भी फोर्स देखते हैं, उनसे संबंधित उनके लिए कानून बनाने की बात कही गई। और वो बनाएगा कौन? हमारी संसद को ये अधिकार दिया गया है। तो फिर देखिए, फिर पढ़िए, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकती है सशस्त्र बल वगैरह के लिए। जो भी रिस्ट्रिक्शन है, किस तरीके से कार्य करना है, क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी। आप देखते हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए गए, हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें बोलने की बिल्कुल स्वतंत्रता है। क्या यहाँ पर सीआरपीएफ वगैरह जो जवान हैं उनको ये सब स्वतंत्रता है? नहीं। हम अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर ये लोग जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, या ये पर्सन जो ये रॉ, आईबी, ये सारे संस्था होती हैं, कुछ संगठन होते हैं इनसे संबंधित, या सिविल सेवक वगैरह, अगर ये कहें कि भाई आप मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं बोल सकते वहाँ पर। ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे जो अधिकारी हैं वो मेरी बोलने की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं। इनको इस तरीके के कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इनके लिए थोड़े कड़े कानून हैं, और ये कड़े कानून इसलिए आवश्यक हैं जिससे हमारी देश की एकता, अखंडता बनी रहे। देश में जो शासन प्रशासन है, जो व्यवस्था है, वो अच्छे तरीके से चल सके, इसलिए ये है। जैसे हमें मौलिक अधिकार है, हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है, उस तरीके से उतनी स्वतंत्रता ये जो पर्सन होते हैं, सशस्त्र बल सेना के पर्सन होते हैं, ये आईबी, रॉ संबंधित संस्था हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह, इन सबको प्राप्त नहीं होते हैं। क्लियर रखिएगा बात। तो क्या रिस्ट्रिक्शन है? संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि कौन बनाएगा। और ये बात बताइए, क्लियर कहा गया है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है, प्रावधान है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने, सारा कार्य कौन देखेगा? यहाँ संसद को ये पावर दी गई है। तो संसद विधि द्वारा अवधारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से कोई सशस्त्र बलों के सदस्यों को, सशस्त्र बल यानी कि हमारी सेना, आप आरपीएफ, सीआरपीएफ देखते हैं, ये लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार साधन करने वाले बलों के सदस्यों को, ये वो बता रखे हैं कि इसके तहत किन किन सदस्यों पर यह विधि लागू होगी। सशस्त्र बल यानी कि हमारी सेना, सीआरपीएफ, आरपीएफ वगैरह के जवान। लोक व्यवस्था यानी कि आप लोक सेवक देखते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्य, ऑफिसर्स वगैरह देखते हैं, आप यूपीएससी क्लियर करके जाते हैं, तो लोक सेवक। असूचना या प्रति असूचना के प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो, कोई संगठन, सूचना असूचना से संबंधित जिसका कार्य है, उससे संबंधित नियोजन व्यक्तियों के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लागू रहेंगे। खंड 1 से खंड गा में निर्दिष्ट, यानी कि 1 से गा तक
का, खा, गा तीनों ही खंड का से खंड गा में निर्दिष्ट किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली, यानी कि ये जो का, खा, गा तीनों में संगठन बताए गए हैं, इनके लिए जो स्थापित सूचना प्रणाली है, क्योंकि कहीं से तो बातचीत होगी ना, कोई जरिया तो होगा सूचना का आदान प्रदान का, तो यही कहा गया है कि इनके लिए प्रयोजन के लिए स्थापित दूर संचार प्रणाली में या उसके संबंध में नियोजन व्यक्ति, यानी कि जो इनसे संबंधित दूर संचार प्रणाली है उसमें भी जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उससे संबंधित जो संगठन है उस पर भी ये लागू होगा। लागू होने में किसी विस्तार तक निर्बंधित या निराकृत किया जाए जिससे उनके कर्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन का बना रहना सुनिश्चित हो। यानी कि कुछ इस तरीके की बातें, इस तरीके के रूल्स, और आप सब जानते हैं चीज़ तो कि सेना के रूल्स और रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं, बहुत कड़े होते हैं, और वो आवश्यक है ताकि हमारे देश की एकता, अखंडता, शासन अनुशासन बना रहे, और जो हमारे सैनिक हैं उनमें भी शासन अनुशासन बना रहे। ये इसलिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि भाई नाजायज किसी को परेशान किया जाता है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता, परंतु ये है कि हमारे जो ये सैनिक हैं, सशस्त्र बल हैं, लोक सेवक हैं, ये संगठन है, ब्यूरो है, एजेंसियां हैं, या इनसे संबंधित दूर संचार प्रणाली है, इनको हम और आप जो आम नागरिक हैं हमारी तरीके से मूल अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कुछ भी हम बोल देते हैं, इस तरीके की कुछ स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। क्लियर रखिएगा। और ये हमारे आपके, हमारे देश के लिए, सबके हित के लिए ही ये व्यवस्था की गई है। तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि इनको नाजायज़ परेशान किया जाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बस इनको अनुशासन में रखा जाता है। और ये जो शासन अनुशासन से संबंधित नियम कानून हैं वो कौन बनाता है? वो संसद के द्वारा बनाए जाते हैं। और एक बात और क्लियर रखिएगा, आप यहाँ पर सिर्फ वही यही नहीं है कि सिर्फ वहाँ जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उन्हीं को इसके तहत रखा गया है। इन बलों, सशस्त्र बल से संबंधित, यानी कि हमारी सेना में जो जवान हैं सिर्फ वही नहीं, साथ ही साथ वहाँ पर जो खाना बनाने वाले होते हैं, बावर्ची जिन्हें बोलते हैं, या बूट बनाने वाले, प्रेस करने वाले, जो भी इनसे संबंधित सदस्य होंगे उनको भी इस विधि का पालन करना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, क्यों इनके अपने नियम होते हैं, इनके अपने कानून होते हैं, इनको उसी के तहत सजा दी जाती है। जिस तरीके से संसद आप देखते हैं ना, संसद के जो सांसद होते हैं उनके संसद में अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशन है। वहाँ पर क्या होता है, कई बार जब आप संसद की कार्यवाही देख रहे होते हैं, वहाँ पर इतनी आप देखते हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे कार्यवाही चल रही है या फिर ऊट पटांग चीज़ें चलती है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अपनी बात कहने के लिए ज़ोर ज़ोर से थपथपा रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर न्यायपालिका जाकर बोल देगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप अवहेलना कर रहे हैं, हम आपको सजा देंगे। वहाँ पर न्यायपालिका का कोई नहीं हाथ रहता। अगर किसी ने कुछ अवहेलना की है, संसद में ऐसा कार्य किया है जिससे संसद की अवमानना हुई है, तो वहाँ के अपने रूल्स और रेगुलेशन है, उसी के तहत उन सांसदों को सजा दी जाएगी। आपने सुना भी होगा, अभी कुछ टाइम पहले भी कुछ सांसदों का निलंबन किया गया था, उनको निलंबित किया गया था कुछ समय के लिए। तो इसी तरीके से सेना के भी अपने रूल्स है, अपने रेगुलेशन है और उनके कानून है, और वो हर उस व्यक्ति पे लागू होगा जो उससे संबंधित है किसी भी तरह, चाहे वो खाना बनाने वाला ही क्यों ना हो, सेना में खाना बनाने का कार्य करता हो या प्रेस का कार्य करता हो, कुछ भी। तो आप क्लियर रखिएगा इस बात को। और ये रूल्स और रेगुलेशन, अनुशासन बनाता कौन है? हमारी संसद बनाती है। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है, मार्शल लॉ, आप देखते हैं कभी आप सुनते हैं, कई बार सुनते हैं कि किसी क्षेत्र में सेना विधि लगी हुई है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो उससे संबंधित है कि अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया है तब क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जिस पर सेना का लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ अर्थात सेना विधि लगी हुई है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, तब उस क्षेत्र के लोगों को और वहाँ उस क्षेत्र
पर जो मौलिक अधिकार, उस क्षेत्र के लोगों पर जो भाग 3 के तहत मौलिक अधिकार लागू होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लग जाता है जब मार्शल लॉ लगा होता है। ऐसा नहीं है जब मार्शल लॉ लग रहा हो और आप वहाँ पे, अब मार्शल लॉ लग रहा है तो सिचुएशन गंभीर होगी तभी लगाया गया होगा। आतंकवादी या कुछ ऐसे अलगाववादी संगठन होंगे जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा, आपको और हमारे जो लोकल नागरिक होते हैं उनको भी खतरा होगा। तो मार्शल लॉ उसी स्थिति में लगाया जाता है जब बड़ा कोई खतरा हो उस क्षेत्र पर, पर्टिकुलर क्षेत्र पर। आपातकाल की स्थिति इससे अलग है। आपातकाल तो कई बार पूरे राज्य में या पूरे देश में भी लागू किया जाता है, परंतु ये किसी भाग में लागू किया जाता है, वहाँ पर जहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ आतंकवादी संगठन का खतरा बढ़ रहा है या अलगाववादी। आप देखते हैं ना हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बहुत बड़े दंगे फैलाए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की गतिविधियां, जब ऐसा भय होता है कि इस तरीके की गतिविधियां होने का भय है या हो रही हैं, तब मार्शल लॉ लागू होता है। मार्शल लॉ लागू किया जाता है जिसको हम सैनिक कानून या फिर हम सेना विधि कहते हैं। और उस समय जो भाग 3 के तहत जो हमें अधिकार प्राप्त होते हैं, उस भाग पर उन अधिकारों का उतनी वैल्यूएशन नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर सेना विधि लागू हो रखी है। उस समय हमें सेना की विधि के तहत कार्य करना पड़ता है। ऐसा नहीं है फिर हम ये कह सके जाके कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हमें घूमने की स्वतंत्रता है, हम तो कहीं भी घूमेंगे। अरे भाई, अगर वहाँ पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो आपकी फ़ायदे के लिए ये तो है, आपकी जान को, आपके माल को हानि ना हो, आप सेफ रहें इसलिए लगा हुआ है। वहाँ पर आप जाके ये नहीं कहेंगे कि मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मुझे कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, ये नहीं कह सकते वहाँ पर मार्शल लॉ। तो यही बात कही गई है कि जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है, यानी कि लागू हो रखी है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवर्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधित, तब इस भाग यानी कि ये जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं उसके तहत जो अधिकार प्राप्त है उन पर कुछ निर्बंधित, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। क्लियर रखिएगा बात। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य की सेवा में, संघ या किसी राज्य की सेवा में किसी व्यक्ति की या किसी अन्य व्यक्ति की किसी ऐसे कार्य के संबंध में क्षतिपूर्ति कर सकेगी जो उसने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां सेना विधि प्रवृत्ति। यहाँ पर यह बात कही गई है कि जब सेना विधि लगाई जाती है, किसी क्षेत्र पर मार्शल लॉ लगाया जाता है, वहां पर अगर किसी तरीके की क्षति, जान हानि होती है, आप देखते हैं कि अगर सेना लॉ, मार्शल लॉ, सेना विधि लगाई गई है तो हो सकता है कुछ हानि हो, कुछ माल की हानि हो, किसी का नुकसान हो, तो कई बार जान की भी हानि हो जाती है। तब क्या होता है कि संसद कुछ ऐसे प्रावधान भी करेगी कि जो हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान इसके तहत किया जाता है। क्योंकि अगर वहाँ पर मार्शल लॉ लगा है तो कोई बड़ी सिचुएशन तो होगी ही होगी, और बड़ी सिचुएशन में कभी ऐसा भी होता है कि जान और माल की हानि भी होती है, तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। आपने सुना है ना कई बार कि क्षतिपूर्ति के लिए इतने करोड़, इतना पैसा, इतने लाख संसद की तरफ से, केंद्र की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो इसमें यही कहा गया है अनुच्छेद 34 में, इस तरीके के प्रावधान के लिए भी जगह है। ये बात कही गई है। पहली बात क्या कही गई है कि क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान संसद करेगी, और दूसरी बात क्या है कि ये तो हमने लिख दिया कि जहां सेना विधि प्रवृत्ति उसकी क्षतिपूर्ति के लिए भी प्रावधान किए गए हैं और संसद बनाएगी इसके तहत नियम, और राज्य नहीं। याद रखिएगा, ये जो बातें की जा रही हैं इसके तहत जितने भी लॉ, कानून, नियम बनाए जाएंगे, विधि बनाई जाएगी, सब संसद के हाथ में है बनाना, राज्य विधानमंडल के हाथ में कुछ भी नहीं है। व्यवस्था के बनाए रखने या पुनः स्थापना के लिए संबंध में किया है या ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित दंडादेश दिए गए दंड आदिष्ट असंपर्ण, यानी कि जो भी दंड, जो भी आदेश दिया गया है उस क्षेत्र के लिए गए अन्य कार्य को विधि मान्य कर सकेगी, और उस क्षेत्र के लिए जो भी आदेश दिया गया है, जो भी कानून बनाया गया है, जो भी दंड का प्रावधान किया गया है, उसको विधि के तौर पर लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके, तो दंड भी दे सकती है। यहाँ पर क्षतिपूर्ति की भी बात कही गई है कि अगर कोई हानि होती है मार्शल लॉ के तहत तो बिल्कुल आपको
क्षतिपूर्ति की जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है कि अब आप जाएं वहाँ पर सीधा बोलें कि मेरा मौलिक अधिकारों को हनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सेना की बात ही नहीं सुन रहे, जब आप सिचुएशन ही नहीं समझ रहे कि अगर सेना विधि मार्शल लॉ लगा हुआ है तो कितनी गंभीर सिचुएशन होगी, परंतु आप बात ही नहीं सुन रहे, आप बात नहीं मान रहे, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तब उनको किनको सैनिकों को दंड देने का भी प्रावधान किया गया होता है। कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन के तहत उनको कुछ पावर दी गई होती है सैनिकों को कि वो चाहें तो गोली भी मार सकते हैं। और फिर ऐसा नहीं है कि आप जाके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। जब आपको पहले ही पता है कि सिचुएशन इस तरीके की है तो आपको भी वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए ना। उस समय पहले ही कहा गया है कि कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनका निर्बंधन किया जाता है। क्लियर रखिएगा, जब आप जाएंगे सामने से ही कहेंगे तो दंड देने का आप देखते हैं कई बार जो जनतंत्र होता है, यानी कि किसी आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, कभी आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं ना कई बार, तो वो आदेश दिया जाता है ऊपर से, और उस आदेश के तहत वो जब कार्य कर रहे होते हैं तो उन पर किसी प्रकार की उंगली नहीं उठाई जाती। जो सैनिक होते हैं, आप ये नहीं कह सकते वहाँ जाकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कि मेरे संग ये किया, मेरे मौलिक अधिकारों को हनन किया, क्योंकि पहले ये बात यहाँ पर क्लियर कर दी गई है। क्योंकि अगर वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है तो सिचुएशन गंभीर होगी। परंतु अब यहाँ पर एक बात आती है, अफस्पा जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए बनाया गया था, जम्मू कश्मीर में भी लागू रहा था, उसके तहत कई बार ये प्रश्न उठता रहा है कि जो इसी के तहत अफस्पा जो एक्ट है, अफस्पा एक्ट को इसी के तहत वहाँ के सैनिकों को इसी अनुच्छेद के तहत स्पेशल पावर दी गई है। वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए लागू किया गया था और उसमें सैनिकों को ये पावर थी कि वो बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के घर की तलाशी ले सकते हैं, दंड दे सकते हैं, गोली मारने तक का प्रावधान किया गया था अफस्पा के तहत। तो वहाँ के लोगों ने ये बात कहा कि ये मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जो सैनिक हैं उसका कभी कभी गलत प्रयोग भी करते हैं। तो समय समय पर अफस्पा को लेकर इस कानून के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 34 के तहत ही तो दिया जाएगा। अभी बताया ना मैंने आपको, दंड देने का भी आदेश प्रावधान किया गया है। तो अफस्पा के तहत मानव अधिकारों के उल्लंघन की, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की, साथ ही साथ सेना पर यह आरोप लगता रहा है कि वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग भी करती है। तो न्यायालय ने और राज्य सरकार, गवर्नमेंट का क्या पक्ष है? गवर्नमेंट कहती है कि ये जो कड़े कानून है वो इसलिए आवश्यक है, भाई सेना को अगर सामने से कोई आके ये कहेगा, सामने से कोई बंदूक चलाएगा, तो सेना को हमने इसलिए ही पहले अधिकार दे दिया है कि वो भी बंदूक चला सके ताकि उनकी जान की भी सेफ्टी हो सके। ठीक है, तो ये केंद्र का पक्ष है। आम नागरिकों का यही पक्ष है। क्या पक्ष है? कि इसके तहत जो सैनिक हैं वो गलत प्रयोग करते हैं अपने अधिकारों का, साथ ही साथ मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने ये कहा है, न्यायालय कहा है कि हम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही छोड़ेंगे, हम जांच करेंगे और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे, कुछ प्रावधान इस तरीके से करेंगे ताकि जो बात उठती रही है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, सैनिक गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी भी जांच की जाएगी। न्यायालय ने ये बात कही है, ये आश्वासन दिया गया है। क्लियर रखिएगा आप। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35 क्या कहता है। इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, यानी कि इस भाग, किस भाग? भाग 3। भाग 3 में जो उपबंध किए गए हैं उनको प्रभावी करने के लिए जो नियम, कानून, दंड की व्यवस्था की जाएगी वो अनुच्छेद 35 के तहत की जाएगी। अब करेगा कौन? देखिए, संसद को शक्ति होगी और किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। क्लियर तौर पर यहाँ लिखा गया है कि इस भाग 3 से संबंधित जो भी नियम, कानून, दंड का प्रावधान किया जाएगा उसके लिए शक्ति किसके हाथ में दी गई है? संसद के हाथ में। राज्यों के हाथ में शक्ति नहीं दी गई है। क्लियर याद रखिएगा। देखिए, संसद को शक्ति होगी, वह किसी राज्य के विधानमंडल को शक्ति नहीं होगी। नहीं, क्लियर कहा गया है। क्या होगी संसद को शक्ति? वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 33 व अनुच्छेद 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी उनमें से, यानी कि क्या बात? अनुच्छेद 16 क्या है? कई बार आप देखते हैं कुछ राज्यों में
कुछ आपने देखा भी सुना होगा कुछ राज्यों में वहाँ के अपने नागरिकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, जहाँ पर ऐसा लगता है कि पिछड़ापन है, उनको बैलेंस करने के लिए कुछ आरक्षण की ज़रूरत है। तो क्या होता है, समय समय पर राज्य सरकार ये घोषित कर देती है, राज्य की सरकारों के लिए पर्टिकुलर किसी जगह के लिए घोषणा कर दी जाती है, परंतु केंद्र ही है इन विधि के पीछे। याद रखिएगा कि इतने प्रतिशत सीटें या इतने प्रतिशत जो नौकरियां हैं वो सबसे पहले उस क्षेत्र के जो नागरिक है, पर्टिकुलर नागरिक उस क्षेत्र में जो रहते हैं शुरू से, जैसे अब हम भारत के नागरिक हैं परंतु कहीं ना कहीं किसी राज्य से तो बिलोंग करते ही होंगे ना, तो कि उस क्षेत्र के जो नागरिक है सर्वप्रथम उनको सर्वोच्चता दी जाएगी इतने प्रतिशत सीट पर। तो ये प्रावधान कौन कर सकते हैं? ये संसद कर सकते हैं, अगर उसको ऐसा लगता है कि ये करना आवश्यक है। साथ ही साथ आप देखते हैं अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में आप देखते हैं बलात्श्रम, यानी कि जो छोटे बच्चों से कार्य करवाया जाता है कारखानों वगैरह में, उसका निषेध किया गया है। मानव दुर्व्यवहार का, मानव तस्करी का, दुर्व्यापार क्या होता है, जो आप देखते हैं ना मानवों की तस्करी, इधर से उधर बच्चों को भेजते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं उनको फिर बालाश्रम में लगा देते हैं। कई बार लड़कियों को गलत वेश्यावृत्ति में धकेल देते हैं। इस तरीके की कितनी, मतलब आज भी हमारे देश में इस तरीके के अपराध होते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है ये। तो इस जो ये अपराध करते हैं उनके लिए दंड का प्रावधान कौन करेगा? वो संसद करेगी। और ये शक्ति उसको किस आर्टिकल के तहत दी गई है? अनुच्छेद 35 के तहत, आर्टिकल 35 के तहत, कि कोई अस्पृश्यता, छुआछूत जैसे का मामलों में पाया जाता है, कोई मानव तस्करी, बलात्श्रम, इस तरीके के जितने भी मूल अधिकारों के तहत बात की गई है उनसे संबंधित अगर कोई प्रावधानों की अवहेलना करता है तो दंड का प्रावधान अनुच्छेद 35 के तहत संसद के हाथ में है। वो इसके लिए दंड का प्रावधान कर सकती है, वो विधि बना सकती है दंड के लिए कि क्या दंड होना चाहिए अगर आप छुआछूत करते पकड़े जाते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत की बात की गई है। अब ऐसा तो नहीं है कि अस्पृश्यता के अंत की बात कर दी गई है तो सारे लोग, अब सभी लोगों के दिमाग से भी अस्पृश्यता का अंत हो चुका है। नहीं, आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी छोटी विचार चलते ही रहते हैं, मानव तस्करी जैसे अपराध करते ही रहते हैं। बाल श्रम के कारखानों में आज भी बच्चे काम करते ही हैं। तो अगर वो ऐसे इंसान हैं तो अब इन इंसानों के लिए दंड का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। तो वो दंड कौन निर्धारित करता है? संसद के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है कि अगर आप इन कानून, ये मौलिक अधिकारों में जो बात कही गई है उनके तहत आप दंड के भागीदार होते हैं, इन कार्यों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो आपको क्या दंड मिलेगा। इसके तहत कौन विधि बनाता है? इन दंड की संसद बनाती है। तो ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने का अधिकार है संसद को। क्लियर रखिएगा, क्या कहा गया है कि ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन, भाग 3 पढ़ रहे हैं ना हम, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। तो ऐसे कार्यों के लिए जो इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए हैं, दंड विहित करने के लिए यहाँ पर कौन कानून बना सकता है? संसद। के लिए रखेगा। विधि बनाए और संसद और संविधान के प्रारंभ के पश्चात, यानी कि संसद इस संविधान के प्रारंभ के बाद, जब संविधान लागू हुआ उसके बाद, इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात यथाशक्य शीघ्र ऐसे कार्यों के लिए जो उपखंड सेकंड में निर्दिष्ट है, ये सेकंड यानी कि जिनको अपराध घोषित किया गया है, उपखंड 2 में निर्दिष्ट है, दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। तो क्लियर तौर पर यही बात की गई है कि जो भी मौलिक अधिकार हैं, जैसे अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अगर इस तरीके के अपराध, बलाश्रम का निषेध है, मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी, इस चीज़ का निषेध है, तो अगर कोई ऐसे कार्यकर्ता पकड़ा जाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है और वो दंड की विधि कौन बनाएगी? हमारी संसद बनाएगी। खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवर्त विधि
जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्तित थी। यहाँ बात की गई है कि जो कुछ कानून ऐसे भी थे इससे संबंधित, जो कुछ कानून बिल्कुल आज भी प्रचलित हैं, जो हमारे भारतीय संविधान के लागू होने से पहले से ही प्रचलन में है, आज़ादी से पहले से ही प्रचलन में है, तो उनके बारे में भी बात की गई है यहाँ पर कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्तित थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372, क्या है ये अनुच्छेद 372 है। 372 बात करता है उन कानून के बारे में जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले से ही, हमारे देश की आज़ादी से पहले से भी कुछ कानून चले आ रहे थे ना, तो उनकी बात करता है। और उन कानूनों के साथ साथ ये बात करता है कि अगर कहीं पे ऐसा होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ कानून ऐसे हैं जो पहले से ही बने आ रहे हैं, अगर वो कानून हमारे मौलिक अधिकार के तहत सही हैं, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें मौलिक अधिकारों में और उन कानूनों में, कौन से कानून जो पहले से ही चले आ रहे हैं, बैलेंस है, तो बिल्कुल वो वैसे ही बने रहते हैं। अगर कानूनों में बैलेंस नहीं है, कहीं ना कहीं उन कानूनों से, किन कानूनों से, जो पहले से ही चले आ रहे हैं उन कानूनों से, या उसकी किसी एक विधि से, किसी भी छोटे से भी एक अंश से अगर मौलिक अधिकारों में कुछ ऊपर नीचे या हनन हो रहा है, तो उस प्रावधान में कुछ बदलाव किया जाता है ताकि मौलिक अधिकारों के अनुरूप बना सके। तो उसकी शक्ति भी किसको प्राप्त है? हमारी संसद को ही प्राप्त है। वो संशोधन करके अनुरूप बनाती है, बैलेंस करती है चीज़ों को। तो खंड का के उपखंड 1 में निर्दिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित या उस खंड के उपखंड उपखंड 2 में निर्दिष्ट किसी कार्य के लिए दंड का उपबंध करने वाली कोई प्रवर्त विधि जो भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रवर्तित थी, उसके निबंधनों के और अनुच्छेद 372 मैंने अभी आपको बता दिया है क्या है। अनुच्छेद 372 के अधीन उनमें किए गए किन्हीं अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए तब तक प्रवर्तित रहेगी जब तक उसका संसद द्वारा परिवर्तन या निरसन या संशोधन नहीं किया जाता। यानी कि जो भी ये अधिकार बनाए जाएंगे, जो भी विधियां बनाएगी संसद इसके तहत, वो तब तक लागू रहेंगी जब संसद ही उनमें संशोधन ना कर दे, उनमें परिवर्तन ना कर दे या उनको समाप्त ना कर दे। तो कुल मिला के सारी बात ये की गई है कि सेना से संबंधित जो भी अनुशासन, नियम, कानून हैं वो बनाए जाते हैं। कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद, और साथ ही साथ सेना को जो कुछ पावर दी जाती है वो कौन देता है? वो भी संसद देती है। साथ ही साथ संसद को मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, कुछ दंड के प्रावधान है जैसे अस्पृश्यता का हनन, तो इस तरीके के लिए अगर कोई ऐसा कार्य करता जाता है कि करता पकड़ा जाता है कि अस्पृश्यता है उसके दिमाग में, अस्पृश्यता जैसे कुछ कार्य कर रहा है, वो छुआछूत जैसा कुछ कार्य करता पकड़ा गया है, बाल श्रम, अगर कारखानों में अपने कारखानों में कोई काम करवा रहा है, या मानव तस्करी, मानव दुर्व्यापार के तहत पकड़ा गया है, तो इससे संबंधित दंड कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। और वो तब तक लागू रहेंगे जब तक संसद ही उनमें संशोधन ना कर दे या उनमें परिवर्तन ना कर दे या फिर उनको समाप्त ना कर दे। क्लियर रखिएगा। और यहाँ पर राज्य विधानमंडल के हाथ में कोई शक्ति नहीं दी गई है, पहले ही मैंने आपको बता दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमारे हम और आप जो नागरिक हैं, नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो समय समय पर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने अधिकार हैं जो नागरिकों के साथ साथ, यानी कि भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। क्लियर रखिएगा। पहले तो ये बात क्लियर रखिएगा कि मूल अधिकार जितने भी हैं वो सारे मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं, बस कुछ अधिकार हैं। हमने अनुच्छेद 33, 34 और 35 तीनों देख लिया। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कितने अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो कुल मिलाकर हमें जितने भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनमें से 12 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। और ये बात आप क्लियर रखिएगा, सभी जितने भी सारे मौलिक अधिकार हैं, जितने भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 में, वो सारे मौलिक अधिकार
सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, उनमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। सभी मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो देखते हैं कौन से हैं वो, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। पहला 18(3), सबसे पहले 18(3) उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी से संबंधित है और वो भारत में किसी लाभ के पद पर कार्यरत है, और अगर उसको बाहर विदेश से किसी तरीके का अवार्ड, कोई उपाधि मिलती है, तो अगर उसको वो उपाधि लेनी है, वो अवार्ड लेना है, तो उसको भारत की सरकार से पहले परमिशन लेनी आवश्यक है। तो 18(3) उपाधियों के अंत, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। 14 विधि के समक्ष समानता या समता। आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समता या समानता, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि हेतु संरक्षण, तो आर्टिकल 20 भी विदेशियों को प्राप्त है। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता विदेशियों को प्राप्त है ये भी। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। आर्टिकल 22 क्या है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। ये आर्टिकल भी, ये मौलिक अधिकार भी किसको प्राप्त है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? विदेशियों को प्राप्त हैं हमारे साथ साथ, यानी कि हमें तो सारे मौलिक अधिकार ही प्राप्त हैं, परंतु हमारे साथ साथ कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 23 मानव दुर्व्यापार पर रोक। आप देखते हैं मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी होती है, बलाश्रम होता है, तो इस पर जो रोक है, ये जो मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 23 विदेशियों को भी प्राप्त है। 24 बाल श्रम प्रतिषेध। क्या? बाल श्रम का प्रतिषेध। कारखानों में, हानिकारक जगहों पे, आपको जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे तब बताया था ना, बाल श्रम प्रतिषेध। छोटे बच्चे 6 से 14 वर्ष के, अगर आप उनको इस तरीके के हानिकारक कारखानों में लगाते हैं तो वो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो आर्टिकल 24 बाल श्रम प्रतिषेध, ये भी विदेशियों को प्राप्त है। 25 धार्मिक स्वतंत्रता। अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 25 के तहत है ना, धार्मिक स्वतंत्रता, वो भी विदेशियों को प्राप्त है। 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध, यानी कि वो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो जो चाहे धर्म मान सकते हैं, साथ ही साथ उसका प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता उनको प्राप्त है। तो क्या है? आर्टिकल 25 और 26 ये दोनों भी प्राप्त हैं विदेशी नागरिकों को। 27 धार्मिक कर प्रतिषेध, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों में एक बात और की गई है कि धार्मिक जो पैसा होता है, क्योंकि संस्था चल रही है, पैसा होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी कार्य करना है तो पैसा तो उसमें चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल चाहिए। धर्म का भी कार्य करना है, आप देखते हैं बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते हैं, गणेश उत्सव होता है, दुर्गा पूजा होती है, तो जो भी कार्य किया जाता है उसमें पैसे की आवश्यकता होती है, और वो पैसा दान से आता है। बड़े बड़े लोग दान करते हैं, सभी तो लोग दान करते हैं, हम और आप भी मंदिर मस्जिदों में जाते हैं तो दान करते हैं, तो उस पर कोई कर नहीं लगाया गया। तो ये अधिकार भी किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 27, कितना? अनुच्छेद 27 के तहत धार्मिक कर, क्लियर रखिएगा, धार्मिक कर, ये अधिकार भी प्राप्त है किसको? कि धार्मिक कर जो होगा, धार्मिक अनुदान जो दिया जा रहा है उस पर कोई कर नहीं लगेगा। तो ये अधिकार भी प्राप्त है विदेशियों को। ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई अपनी संस्था यहाँ चला रही हैं विदेशी तो उन पर कर लिया जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जाएगा, क्लियर रखिएगा। जब हमारे यहाँ पर कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, धार्मिक संगठन है, उस पर कर का प्रबंध नहीं है, तो विदेशियों के लिए भी नहीं है। हमारे यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता इसी तरीके का तो है कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जो चाहे वो अपना धर्म माने, उसका प्रबंधन करे, उसके लिए संगठन बनाए, फंड इकट्ठा करता है, तो उस पर कोई कर का प्रावधान नहीं है। 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्या कहा गया है? 28 अगर हो सकता है वो लोग वहाँ पढ़ें, देखते हो ना विदेशों से भी लोग पढ़ने आते हैं और हम आप भी विदेशों में पढ़ने जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे क्या प्रावधान है कि जो अनुच्छेद 28 है, राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। तो क्लियर रखिएगा, कुल मिलाकर ये 12 अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं, और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं। हमने बात की यहाँ पर
अनुच्छेद 33 देखा, 34 देखा, 35 देखा, तीनों देखे। हमने ये भी देख लिया है अब कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। परंतु आपातकाल में कौन से ऐसे अधिकार होते हैं जो आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। आपको पता है ना, इमरजेंसी लगती है, इंदिरा जी के समय लगी थी, साथ ही साथ भारत पाक का युद्ध हुआ था तब भी लगी थी, और चीन के समय भी लगी थी। एक बात आपको फैक्चुअल क्वेश्चन बता दूं, अभी तक भी इकोनॉमिकली इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, ना लगी है और ना लगनी ही चाहिए। ठीक है, क्लियर रखिएगा आप ये बात। तो उस समय आपातकाल के समय दो कौन से ऐसे अधिकार हैं जो उस समय भी लागू हो रहते हैं, वो है आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 में क्या कहा गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि हेतु संरक्षण, साथ ही साथ 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 20 और 21 ये दो ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल, इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। तो आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दो कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। तो आर्टिकल 20 और 21, बाकी जो भी मौलिक अधिकार हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन, कुछ प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। अब आप ही बताइए कि हमारे देश में ऐसी स्थितियां हैं कि देश पे ही आफत आ गई है, तो वहाँ पर आप ये कहेंगे कि मेरी बोलने का अधिकार है, मेरा घूमने का अधिकार है। अरे अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन है तो हमारे देश के लिए, हमारे और आपके लिए ही तो लगाए गए हैं वो, क्योंकि हमारा देश है तभी तो हम हैं। जैसे हमारा परिवार है, एक परिवार होता है, इसी तरीके से हमारा देश भी एक फैमिली। अगर देश पे आफत आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, तो बिल्कुल हमें एक साथ रहना चाहिए, और हमारे देश के हित के लिए और हमारे और आपके हित के लिए। क्योंकि हो सकता है उस समय सिचुएशन ऐसी हो कि बाहर निकलना आपके और हमारे लिए सही ना हो, कुछ इस तरीके के दंगे हो रहे हों, जान माल की हानि हो जाए, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं मौलिक अधिकारों पर। परंतु दो मौलिक अधिकार ऐसे हैं 20 और 21 जो आपातकाल के समय भी लागू रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर